हेलो हाय नमस्कार। एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शो का आगाज करते हैं। जीवन के दो फेज होते हैं, ऐसा मेरा मानना है, डार्क और लाइट। आप पहले कौन सा जानना चाहेंगे? चलिए लाइट की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन और देश में वैसे भी बहुत कुछ डार्क हो रखा है। एक लड़की जिसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, मतलब लाइट नहीं थी, पर उसके जज्बे में इतनी लाइट थी कि कौन बनेगा करोड़पति के 13वें संस्करण की वो करोड़पति बन गई। मैं बात कर रहा हूँ आगरा की हिमानी बुंदेला। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने ये मुकाम हासिल किया है, और उन लोगों के लिए भी लाइट दी है जो अपने दिमाग की लाइट बंद करके बैठ जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं। देखिए, आपकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, बस आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना है। अब बात कर लेते हैं डार्क फेस की। कौन बनेगा करोड़पति के इसी संस्करण में एक और व्यक्ति आए, और वो थे राजस्थान कोटा के रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने वाले देशबंधु पांडे। देखिए, करोड़पति तो नहीं बने, बट 3,20,000 उन्होंने जीते। अब आपको तो पता ही है, सरकारी डिपार्टमेंट में छुट्टी बड़ी आसानी से मिलती नहीं, पर कुछ लोगों को लगता है आसानी से मिल भी जाती है। तो देशबंधु पांडे साहब ने भी छुट्टी अप्लाई की, बट उनकी छुट्टी जो है वो अप्रूव नहीं हुई। यानी अब रेलवे डिपार्टमेंट उन पर चार्जशीट दायर करेगा। मुझे आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा काम था जो इनके मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था, है ना? और वैसे भी वो जुआ खेलने तो गए नहीं थे, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे कमाने गए थे। और वैसे रेलवे डिपार्टमेंट कह रहा होगा, जब हम तुमको सैलरी देते हैं तो तुम एक्स्ट्रा पैसे कमाने क्यों जा रहे हो? लग लाओ, हम पार्टी करेंगे, हम मौज करेंगे। तो देखिए, डार्क और लाइट दोनों आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कॉमेंट बॉक्स का स्टेज आपके लिए खुला हुआ है, आप बता सकते हैं। ओलंपिक के स्वर्ण सक्सेस के बाद अब बात कर लेते हैं पैरा ओलंपिक के सक्सेस की। नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता वो एक तरह से इंस्पिरेशन बन चुका है बाकी एथलीट्स के लिए। अब ना केवल हमें ओलंपिक के जैवलिन थ्रो में गोल्ड मिला, बल्कि पैरा ओलंपिक के जैवलिन थ्रो में भी हमको गोल्ड मिल चुका है। हमको ये गोल्ड दिलाया है सुमित ने। सुमित और नीरज में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जैसे दोनों की उम्र भी 23 साल है, दोनों रहने वाले भी हरियाणा के हैं, बट सुमित जो है वो सोनीपत में हुआ है और नीरज पानीपत में हुआ है। इसके अलावा एक मेजर डिफरेंस ये है कि सुमित को जो मेडल मिला है वो एक कैटेगरी है F64, और भाई साहब ने तो 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जो 5वां उनका थ्रो था वो था वर्ल्ड रिकॉर्ड 68.55 मीटर का। तो यानी कि जो मिसाल नीरज ने उठाई थी उसे अब बाकी एथलीट भी थाम रहे। इतना ही नहीं, हमको तो पैरालंपिक के शूटिंग में भी गोल्ड मिला है। अवनी ने हमको ये गोल्ड दिलाया है, राजस्थान की रहने वाली है। 2012 में एक एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी में चोटें आई, उसके बाद पिताजी 2015 में शूटिंग रेंज में लेके गए, और 6 साल की मेहनत के बाद हमको शूटिंग में भी गोल्ड मिल गया है। फिलहाल राजस्थान विश्वविद्यालय से ये लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो फ्यूचर है स्पोर्ट्स का काफी ज्यादा ब्राइट है। अब एक वायरस तो जाता नहीं है, दूसरा पैदा होकर आ जाता है, और कुछ बीमारियां और वायरसेस तो हमारे जीवन में वैसे ही सदियों से पड़ी हुई हैं, जैसे कि एड्स, कैंसर, टीबी, चिकनगुनिया, इसके अलावा डेंगू। अब कोरोना तो है ही, बट अब सुनने में आ रहा है स्क्रब टाइफर नाम की नई बीमारी आई, एक नया वायरस आया है। इसका प्रकोप सबसे ज्यादा असम और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अभी तक कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है मेरे न्यूज बनाने तक, मगर इसके लक्षणों की बात करें तो सर दर्द, बदन दर्द, इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द और बुखार बताया जा रहा है। 10 दिन के अंदर इसके जो लक्षण है वो दिखने लगते हैं, और कहा जा रहा है लीवर फेलियर, मल्टीपल लंग फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, कोमा जैसी इसमें डेडली चीजें हो सकती हैं। यानी काफी जानलेवा है, आपकी जान भी जा सकती है। ऑल्दो इसकी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी आया ही है। बस आप अपना ध्यान रखें, है ना, इत्मीनान से रहें।
अगर आपने अब इस वायरस की खबर को झेल लिया हो तो मैं आपको एक दूसरी खबर भी बता देता हूं। वेस्ट नाइल नाम की एक और बीमारी सामने आई है। रूस ने इसकी चेतावनी जारी करी है। ऑल्दो ये स्क्रब टाइफर की तरह डेडली नहीं है, बट अगर ये आपके दिमाग में घुस गया तो काफी ज्यादा डेडली है। इसके कोई सिम्टम भी नहीं है, बट फिर भी अगर थोड़े बहुत सिम्टम जो बताए जा रहे हैं वो बुखार आता है, कुछ दिन से लेकर के कुछ हफ्तों तक रहता है और फिर चला जाता है। इसमें भी वही सारी चीजें हैं कि इसमें भी सरदर्द होता है, बुखार होता है, स्किन रैशेस होते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो WHO ये बताता है कि वेस्ट नाइल युगांडा में एक महिला को सबसे पहले 1937 में ये बीमारी हुई थी। तो भैया हमारा जीवन क्या सिर्फ वायरसेस से लड़ने के लिए हुआ है? बाकी कुछ हमें जीवन में करना है कि नहीं करना है? एक मिस्ट्री से फाइनली पर्दा उठ गया है कि भाई चाइना इतने मेडल क्यों जीतता है। क्योंकि चाइना अपने बच्चों को कहता है मोबाइल गेम और वीडियो गेम मत खेलिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए। दरअसल चाइना एक नया रूल लेकर आया है। इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे ही मोबाइल और वीडियो गेम खेल सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे और संडे रात 8 से 9 बजे तक। उसके बाद गोदी मीडिया देखें। खैर जोक्स अपार्ट, तो मतलब कहने का यह है कि आप सिर्फ 1 घंटा मोबाइल गेम खेलिए, इसके बाद आप पढ़ाई करिए, बाहर गेम खेलिए, टीवी देखिए, कुछ भी करिए, बट मोबाइल और वीडियो गेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटा ही खेलने को मिलेगा, वो भी वीकेंड पर, नॉट वीकडेज पर। यानी कि हमको ये रूल जो है वो अप्लाई करना चाहिए अपने देश में। देखिए क्या अच्छा रूल है, कम से कम कुछ तो चाइना ने अच्छा किया। हमारे यहाँ पबजी बैन कर देते, भाई पबजी बैन से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तो हमारे बच्चों को ये लगता है कि चिकन डिनर कर लिया तो मेडल आ जाएगा। नहीं भाई, ऐसे मेडल नहीं आने वाला है। मेडल लाने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और कुछ बच्चे तो इतने महान है कि अपने घर की पूंजी उड़वा देते हैं गेम्स में। तो भाई इस रूल को डेफिनेटली इंडिया में आना चाहिए ताकि बच्चे मोबाइल से दूर होकर फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान दें। अब कुछ लोग इस पर ज्ञान दे सकते हैं कि भैया दिमाग का विकास होता है गेम खेलने से। भाई होता होगा, मानता हूं मैं, बट वो थोड़ा खेलने से होता है, ज्यादा खेलने से नहीं होता। अब कुछ लोगों को कुछ कलेक्शन करने का बड़ा शौक होता है। कुछ लोग पोस्टल कार्ड करते हैं, कुछ लोग कार्ड्स करते हैं, कुछ लोग टॉय कार्ड्स करते हैं, कुछ ट्रम्प कार्ड्स करते हैं। वैसे बहुत ज्यादा सी हो गया ना, खैर छोड़िए। मगर अमेरिका के एक 43 साल के व्यक्ति हैं, इनको अलग ही शौक है कलेक्शन करने का। इन्होंने पॉर्न कलेक्शन कर रखा था। हाँ सही सुना आपने, ऐसे भी लोग हैं विरले। अब हुआ क्या कि हर पेरेंट्स की तरह इनके पेरेंट्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, तो इनका जो कलेक्शन था वो उन्होंने उठा के फेंक दिया। इन्होंने बोला अच्छा तुमने कैसे फेंक दिया? ये पहुंच गए कोर्ट, अपने पेरेंट्स के खिलाफ इन्होंने जो है केस कर दिया। और कोर्ट भी बड़ा महान, उसने बोल दिया कि भैया आप इसका जुर्माना भरिए। उस व्यक्ति का ये कहना है कि मेरा ये कलेक्शन $29,000 का था। तो कोर्ट ने कहा है कि अब $30,441 यानी कि 22.37 लाख रुपए पेरेंट्स अपने इस 43 साल के बच्चे को दें। इसके अलावा बच्चे के वकील को भी $14,500 यानी कि 10.6 लाख दें। मेरा सवाल है दोनों से, पहला ये कि बेटा तुम 43 साल की हो गए, तुम्हें चीजें छुपाई नहीं जाती या बहुत ज्यादा सत्यवादी हो? वैसे तुमने अच्छा किया, चीजें छुपाई नहीं जाती पेरेंट्स से। और पेरेंट्स आप, अब बेचारा का डाइवोर्स हुआ था, 10 महीने आपके पास आया था, अकेलापन समझिए। खैर अब आपकी क्या राय है वो आप बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धर्म की यानी कि क्रिकेट की। इसके बगैर तो ना वीडियो खत्म होता है और ना ही लोगों का काम खत्म होता है। तो दरअसल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, 3rd टेस्ट होके हटा है, 21 साल बाद लीड्स में हुआ था। इंडिया की सेकेंड इनिंग, 25वां ओवर, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पे थे। नहीं, मैं पूरी कमेंट्री नहीं बताने वाला हूँ, माहौल बनाना पड़ता है ना, समझिए बात को। तो जब ये चल रहा था तभी उसी दौरान आसमान से एक हवाई जहाज गुजरा जिसमें लाल लाल बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, ECB को बर्खास्त करो, टेस्ट क्रिकेट को बचाओ। पहली बात तो ये इतना डेडली आदमी कौन कि इंग्लैंड की ही धरती पे अपने ही देश की बोर्ड के खिलाफ कैसे बोल रहा भाई? फिर फ्लाई पास की अनुमति किसने दे दी? और तीसरा, मैं ये जानना चाहता हूं भाई, पता प्रॉब्लम क्या है? तुमको काउंटी क्रिकेट खेलने को नहीं मिला या टेस्ट मैच की टिकट नहीं मिली, पिच खराब थी, खिलाड़ी खराब, कप्तान खराब, मतलब क्या प्रॉब्लम थी?
ऐसा भी हो जाता है, अपने ही बोर्ड को बाइकआउट करने में लगे हुए। अब आपको बजरंगी भाईजान तो याद होगा, बजरंगी भाईजान से आपको चांद नवाब भी याद होंगे। अब ओरिजिनल चांद नवाब ने अपनी एक जो वीडियो थी जो उनकी वायरल हुई थी 2008 में, वो नीलामी के लिए डाली है। दरअसल एक प्लेटफॉर्म है जिसपे नॉन फिजिबल टोकन्स किए जाते हैं। यहाँ पर इनकी वीडियो जो है वो रखी गई है न्यूनतम 20 इथेरियम टोकन्स, यानी कि इससे ज़्यादा में जितने की बोली लगेगी उसमें इनकी वीडियो बिक जाएगी। इन्होंने उस वीडियो पे ये भी लिखा है कि मुझे भारत और पाकिस्तान से जो प्यार मिला मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और एक चीज़ मुझे बताइए, मगर आपकी वीडियो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे डली हुई है, तो खामखा बंदा जो है क्यों खरीदेगा? अब देखते हैं, कोई बिरला आदमी होगा, कलेक्शन करता होगा, खरीद भी लेगा। और ये प्लेटफॉर्म बनाया ही इसी के लिए गया है कि डिजिटल क्रिएटर्स का जो आर्ट वर्क है उसे बेचा जाए और जिससे जो है क्रिएटर्स कुछ कमाई कर सकें। अब देखिए, हमारे देश में ना किसी भी चीज में टांग अड़ाने की बहुत ज्यादा आदत है। अब ग्रोफर्स ने एक स्कीम लॉन्च की है कि हम आपका सामान 10 मिनट में ही पहुंचा देंगे। अब इस पे कुछ लोगों ने बवाल कर दिया, कहता है कि ये तो शोषण है, ऐसे कैसे आप राइडर्स के साथ कर सकते हैं। तो भाई, इससे पहले कि FIR होती, बैन होता, बाइकआउट होता, चीची थूथू होती, कंपनी के जो फाउंडर हैं लविंदर ढींढसा, उन्होंने आके बोल दिया, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो स्टोर पार्टनर्स हैं वो ग्राहकों के 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही हैं। हमारे राइडर्स जो हैं वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही राइड करते हैं। और जब से हमने ये लॉन्च की है स्कीम, 2 महीने के अंदर हमें कोई भी एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं किया है। तो मतलब खामखा लोगों को बवाल करने की क्या आदत है? वैसे भी फाउंडर ने सोचा हो, मैं ही बोल देता हूँ, मेरे ब्याह पे कोई ना बोले, मैं बोलता हूँ मैं। तो आप लोग ना अपना काम करिए, जबरदस्ती टांग अड़ाया करिए, ठीक है? कुछ गलत हो भी सकता है, कुछ सही भी हो सकता है। तो फिलहाल ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। और आपको जाने की बड़ी जल्दी होती है, सुन लो मेरी बात, सुन लो। हाँ, बात ऐसी है कि ये रहे अनोखी आर्मी के नाम। अगर आप भी इस अनोखी आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस करना कुछ नहीं है, कोई न्यूज़ आर्टिकल हो जाए, कोई न्यूज़ क्लिप्स हो जाए, ताकि हम इस शो को और बेहतरीन बना सकें, है ना? हाँ जी। फिलहाल कमेंट ऑफ द वीक में GEEK का ये प्यारा सा कमेंट है। थैंक यू वेरी मच कि आप भी मेरी तरह थोड़ा बहुत सटायर कर लेते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपका ये कमेंट देख करके। फिलहाल अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, अगले संडे वापस मिल जाऊंगा आपसे। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दिलों में याद रखिएगा। अगले एपिसोड में फिर और मस्ती धमाल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।